जैसा कि हम लोग पिछले टर्म पर बात कर रहे थे सार्वजनिक व्यय के बारे में, तो आज हम लोग बात करते हैं कि सार्वजनिक व्यय के प्रभाव क्या-क्या हैं, अर्थात इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या-क्या देखने को मिलता है। तो सार्वजनिक व्यय का किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर देखा जाए तो बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ता है। तो अधिकांश लोग इस मत के हैं कि सार्वजनिक व्यय के द्वारा देश में आर्थिक क्रियाओं का स्तर ऊंचा करके उत्पादन को, रोजगार को और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा दिया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है। उनका यह भी मानना है कि सार्वजनिक व्यय अवसाद में तथा स्फीति को नियंत्रित करने का एक शक्तिशाली उपकरण भी है, ऐसा भी मानना है। लेकिन यहाँ देखें कि यह आर्थिक स्थायित्व को बनाए रखने के लिए सहायक सिद्ध होता है। तो सार्वजनिक व्यय द्वारा जहाँ धन के वितरण की विषमताओं को कम किया जा सकता है, वहाँ अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास का ये एक प्रेरक प्रसंग भी है। अर्थात लेकिन सार्वजनिक व्यय के सभी प्रभाव अच्छे होंगे, यह कहना बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ के या सार्वजनिक व्यय को लेकर के भी कुछ प्रभाव अच्छे हो सकते हैं, कुछ बुरे प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। सच तो यह है कि सार्वजनिक व्यय के समाज की आर्थिक व्यवस्था पर अच्छे या बुरे प्रभाव दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इस दृष्टि से यह आवश्यक हो जाता है कि हम विभिन्न आर्थिक क्रियाओं पर सार्वजनिक व्यय के पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करें, जिससे कि तथ्य की वास्तविकता सामने आ सके। तो सार्वजनिक व्यय के प्रभावों का अध्ययन हम सबसे पहले उत्पादन के दृष्टिकोण से करते हैं। तो सार्वजनिक व्यय का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो चूँकि प्राचीन अर्थशास्त्री सार्वजनिक व्यय को राष्ट्रीय का वह भाग मानते थे जो जानबूझकर नष्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उससे समाज का कोई लाभ नहीं होता, ऐसा विचार था। लेकिन आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करके चलें तो आधुनिक अर्थशास्त्री सार्वजनिक व्यय को राष्ट्रीय आय का वह सक्रिय भाग मानते हैं या स्वीकार करते हैं जो आय व उत्पादन के स्तर को ऊंचा करके राष्ट्रीय लाभांश में और अधिक बढ़ोतरी कर देता है। ऐसा वर्तमान अर्थशास्त्रियों का विचार है। तो सार्वजनिक व्यय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और आर्थिक कल्याण में वृद्धि करने की क्षमता रखता है। लेकिन कभी कभी यह शंका उठाई जाती है कि वर्तमान सरकारों के व्यय का एक बहुत बड़ा हिस्सा सेना पर या शस्त्रों पर व्यय किया जाता है, ऐसा विचार रखा जाता है, जो कि आर्थिक कल्याण में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि नहीं कर पाता है, क्योंकि लोगों के द्वारा कोई गोला बारूदों को खाया नहीं जा सकता या जंगी जहाज़ों का निर्माण, मकानों का निर्माण नहीं कर सकता, ये समस्या नहीं सुलझाई जा सकती, ऐसी विचारधारा है। फिर भी सुरक्षा पर या युद्ध पर किए जाने वाले व्यय को बेकार नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक भी है। तो डाल्टन का ऐसा विचार भी था यहाँ कि अन्य बातें समान रहने पर जिस प्रकार से करारोपण से उत्पादन में संभव कमी हो जाती है, उसी प्रकार सार्वजनिक व्यय से इसमें संभवतः वृद्धि अवश्य होगी, ऐसा विचारधारा जो है कही जा सकती है। तो यहाँ सार्वजनिक व्यय के प्रभावों को यदि लेकर के चलें तो ये स्थिति देखने को मिलती है कि इसके प्रभावों को दो तरीके से समझा जा सकता है, प्रत्यक्ष रूप में और अप्रत्यक्ष रूप में, दोनों तरीके से। तो हम लोग प्रत्यक्ष रूप में यह लेकर के बात करते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि उद्योगों की स्थापना करके भी इसको, तो बाई एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज़ की बात भी इसमें सामने आती है। तो आज प्रत्येक देश में किसी न किसी प्रकार के या किसी न किसी आधार पर सरकार स्वयं कुछ उद्योगों की स्थापना का दायित्व लेती है, उत्तरदायित्व लेती है, और इन उद्योगों की स्थापना पर व्यय करके उत्पादन में बढ़ोतरी कर सकती है। और सरकार सामान्य रूप से ऐसे उद्योगों की स्थापना करती है जो राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टिकोण से गोपनीय होते हैं और जिन्हें स्थापित करने में निजी क्षेत्र कोई रुचि नहीं लेता है। तो ऐसी स्थिति पर भी व्यय किया जाता है।
लेकिन ये उद्योग आधारभूत उद्योग प्रकृति के होते हैं, है ना। ये उद्योग जो होते हैं आधारभूत उद्योग प्रकृति के होते हैं और सरकार द्वारा इनकी स्थापना करना देश में औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए भी सार्वजनिक व्यय का प्रत्यक्ष प्रभाव ये देखने को मिलता है। दूसरा इसका प्रभाव हम लोग लेकर के चलें, अनुदान और आर्थिक सहायता के द्वारा भी प्रदान किया जा सकता है। ग्रांट्स इन एड इकोनॉमिक असिस्टेंस की बात भी करते हैं यहाँ। तो वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार उद्योगों को अनुदान प्रदान करती है, अन्य आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन में वृद्धि का ये प्रभाव या उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। इस तरह की सहायता प्राय नए उद्योगों की या हानि पर चलने वाले उद्योगों को या विदेशी प्रतिस्पर्धा से कुप्रभावित उद्योगों को प्रदान की जा सकती है, जिससे कि उनकी स्थिति सुधारी जा सके। और तीसरी बात भी हम लोग लेकर के चलें तो यह प्रभावशाली मांग में वृद्धि करके भी बात आती है। तो यहाँ जैसे कहते हैं इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड। तो सरकार मुद्रा नीति के द्वारा वह साख नीति में परिवर्तन करके विभिन्न संस्थाओं की स्थापना करती है और उद्योगों को पूंजी उपलब्ध कराती है, जो कि सार्वजनिक व्यय द्वारा ही संभव है। तो सरकार अपने व्ययों को इस प्रकार करती है जिससे देश में प्रभावशाली मांग में बढ़ोतरी हो सके और यह वृद्धि उत्पादन में वृद्धि को प्रेरित कर सके। नेक्स्ट इस पे हम लोग आगे भी इस बिंदु को लेकर के चलें या नेक्स्ट बिंदु भी देखें तो औद्योगिक अनुसंधान की बात भी सामने आती है। तो यहाँ जैसे कहते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल रिसर्च की बात हुई है, इस पर भी सार्वजनिक व्यय प्रत्यक्ष रूप में किया जाता है। सरकार औद्योगिक अनुसंधानों पर व्यय करके भी उत्पादन में वृद्धि में सहयोग दे सकती है। औद्योगिक अनुसंधान में ऐसे उपाय विकसित किए जा सकते हैं जिनसे उत्पादन में नई तकनीकी का प्रयोग करके उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। तो ये जो प्रत्यक्ष रूप से हम लोग इस पर प्रत्यक्ष रूप में इन्हें शामिल किए कर सकते हैं, प्रत्यक्ष प्रभाव जो देखने को मिलते हैं सार्वजनिक व्यय के। अब हम लोग बात करते हैं अप्रत्यक्ष प्रभाव के बारे में, इनडायरेक्ट इफेक्ट को देखने को कौन कौन से मिलते हैं। तो सार्वजनिक व्यय अप्रत्यक्ष रूप और प्रत्यक्ष रूप में भी उत्पादन में वृद्धि में सहायक हो सकता है। किस प्रकार से हो सकता है, इसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है। पहली बात हम लोग लेकर के चलें कि कार्य करने, बचत करने और विनियोग करने की क्षमता की बात लेकर के चलें, अर्थात इफेक्ट ऑन एबिलिटी टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्टमेंट। इन बातों को लेकर के हम विचार करें तो आज सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि सार्वजनिक व्यय से लोगों के काम करने की तथा बचत करने की क्षमता बढ़ जाती है। जब सरकार द्वारा सामाजिक व आर्थिक सुविधाओं के रूप में धन व्यय किया जाता है तो इससे लोगों को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान होती हैं या मिलने लगती हैं, जिससे उनकी कार्यकुशलता में बढ़ोतरी होने लगती है और कार्यकुशलता बढ़ने से उनकी आय में वृद्धि होती है और आय में बढ़ने से उनकी बचत करने की क्षमता में भी वृद्धि हो जाती है, ऐसा विचार। दूसरा, डाल्टन ने इसको स्पष्ट करते हुए कहा कि जिस तरीके से करारोपण व्यक्ति के काम करने की शक्ति को घटा देता है, ठीक उसी तरह सार्वजनिक व्यय व्यक्ति के काम करने की शक्ति को बढ़ा देता है। तो सार्वजनिक व्यय कार्य करने और बचत करने और विनियोग करने की क्षमता को इस प्रकार से भी प्रभावित कर सकता है कि पहली बात हम लोग लेकर के चलें कि क्रय शक्ति में बढ़ोतरी हो जाती है, इंक्रीज इन परचेजिंग पावर की बात की जाती है। तो सार्वजनिक व्यय में नागरिकों की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है। सरकार वेतन, मजदूरी, भत्ते, पेंशन का भुगतान और तथा वस्तुओं और सेवाएं खरीदकर जनता को क्रय शक्ति प्रदान करती है। जनता द्वारा अधिक वस्तुओं के खरीदने के फलस्वरूप जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है या उसमें मदद मिलती है। तो जीवन स्तर ऊंचा उठने से कार्यकुशलता बढ़ती है और यह वृद्धि में सहायक होती है। तो यह निर्धन व्यक्ति के लिए अत्यधिक सही रह सकता है, सही माना जा सकता है। अब इसकी आलोचना भी हम लोग कर सकते हैं कि भाई क्रय शक्ति में बढ़ोतरी कर देने के साथ या आकस्मिक रूप से
ना होकर के धीरे धीरे बढ़ोतरी की जाए, इससे कि लोगों के अंदर ऐसी भावना पैदा ना हो जाए जिससे कि वो सारी डिपेंडेंसी उनकी सरकार पर बनती चली जाए कि सरकार सारी व्यवस्था की जिम्मेदार है। या यदि संभव हो सके तो क्रय शक्ति में, जैसे हम लोग बात करते हैं कि नकदी के रूप में प्रयास न करके उन्हें वस्तुओं के रूप में प्रदान की जाए, तो ये आलोचना के तौर पे भी इसमें हम लोग ले सकते हैं इसको। दूसरी बात हम ये लेकर के चलें, वस्तुओं और सेवाओं की व्यवस्था की बात भी करते हैं, प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, कि सार्वजनिक व्यय के माध्यम से सरकार जनता को निःशुल्क या रियायती दर पर मूल्यों पर वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध प्रदान करके उनकी कार्य करने की और कुशलता को और योग्यता में बढ़ोतरी कर सकती है, ऐसी भी विचार रख सकती है। इन वस्तुओं में जैसे हम लोग बात करते हैं ईंधन की या खाद्यान्न की बात भी रखते हैं या मकान की बात भी रखते हैं, सरकार सुविधाएं प्रदान करा सकती है और शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी किया जाने वाला व्यय महत्वपूर्ण रहता है। और तीसरी बात हम लोग लेकर के चलें तो उत्पादन वृद्धि में सहायक सुविधाएं विकसित करके भी कर सकती है वो, है ना। तो सार्वजनिक व्यय में सरकार ऐसी सुविधाएं प्रदान करके सुविधाओं को विकसित कर सकती है जो उत्पादन कार्य को ठीक प्रकार से चलाने में सहायक होती हैं। इसमें जैसे हम लोग बात करते हैं रेल की, या हम लोग बात करते हैं सड़क के उन्नत होने से व्यक्तियों की उत्पादन शक्ति में कई गुना बढ़ोतरी होती है और सभ्यता का विकास भी होता है। तो यहाँ सिंचाई के साधनों में बढ़ोतरी करके या कृषि उत्पादन या जल विद्युत की बात भी करते हैं, विद्युत शक्ति के विकास से उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि बचत करने की शक्ति में भी बढ़ोतरी होती है, तो इंक्रीज इन एबिलिटी टू सेव की बात भी सामने आती है। सार्वजनिक व्यय से जनता की आय में वृद्धि होती है और जिससे बचत करने का सीमांतर जो अंतर है वो बढ़ जाता है और जनता की बचत करने की शक्ति में बढ़ोतरी हो जाती है। तो यहाँ जो है बचत दो प्रकार से संभव हो सकती है, या तो हम उपभोग को कम कर दिया जाए या आय को बढ़ा करके। तो इस शक्ति का प्रयोग इस बात पर निर्भर करता है कि बचत को एकत्रित करने तथा इन्हें लाभदायक एवं उत्पादक कार्यों में विनियोग करने की कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट पे बात करते हैं। थैंक्स।